हम सब हर रोज हजारों शब्द इस्तेमाल करते हैं। चाय, कानून, किताब, अग्नि, ये शब्द हमारे लिए इतने आम हैं, मतलब हवा की तरह। पर क्या कभी ये सोचा है कि ये शब्द असल में टाइम कैप्सूल जैसे हैं? हर एक शब्द के अंदर सदियों का इतिहास, व्यापार के रास्ते और संस्कृतियों के मिलन की कहानियां कैद है। बिल्कुल। आज हम शब्दों की इसी जासूसी दुनिया में उतर रहे हैं। हमारे पास महाराष्ट्र बोर्ड की 10वीं कक्षा की मराठी की किताब का एक बहुत ही दिलचस्प पाठ है, व्युत्पत्ति कोश। अब देखिए, ये सिर्फ एक स्कूल का चैप्टर नहीं है, ये एक चाबी है जो भाषा के छिपे हुए दरवाजे खोलती है। तो हमारा मकसद साफ है, इस चैप्टर को एक स्प्रिंग बोर्ड की तरह इस्तेमाल करके ये समझना कि हमारी भाषा काम कैसे करती है और ये जानना कि हमारे रोजमर्रा के शब्दों में कितनी सदियों की कहानियां छिपी हैं। ये समझ किसी भी परीक्षा में तो काम आएगी ही, लेकिन ये हमारी सोच को भी हमेशा के लिए बदल देगी। बिल्कुल। और व्युत्पत्ति कोश को सिर्फ एक डिक्शनरी समझना, ये तो बहुत बड़ी गलती होगी। अच्छा। हाँ, डिक्शनरी हमें शब्द का मतलब बताती है, व्युत्पत्ति कोश हमें शब्द की पूरी जन्म कुंडली बताता है। जन्म कुंडली? हाँ, ये बताता है कि शब्द का जन्म कहाँ हुआ, उसका सफर कैसा रहा, किन किन सभ्यताओं से होकर वो गुजरा और आज वो किस रूप में हमारे सामने खड़ा है। ये एक तरह से शब्दों का डीएनए टेस्ट है। शब्दों का डीएनए टेस्ट? वाह, ये सुनने में ही कितना दिलचस्प लग रहा है। तो चलिए इस डीएनए टेस्ट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला और बुनियादी सवाल, ये व्युत्पत्ति कोश आखिर काम कैसे करता है? हमें ये क्या बताता है जो एक आम डिक्शनरी नहीं बताती? इसके लिए एक बेहतरीन उदाहरण उस चैप्टर में ही दिया गया है। एक दादी और पोती सई, उनके बीच की बातचीत का। सही इनाम शब्द का मतलब जानती है, मतलब बख्शीश या प्राइस। हाँ, ये तो आसान है। लेकिन जब दादी उसे पूछती हैं कि फिर इनामदार का मतलब क्या हुआ, तो वो थोड़ा अटक जाती है। हाँ। और अंदाजा लगाती है कि जिसे इनाम मिला हो। हाँ, ये एक स्वाभाविक अंदाजा है, इनाम और दार, इनाम वाला। बिल्कुल। लेकिन व्युत्पत्ति कोश अंदाजों पर नहीं, सबूतों पर चलता है। वो हमें बताता है कि सही का अंदाजा सही तो है, पर कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी है। कोश हमें बताता है कि इनाम शब्द अरबी भाषा के इनाम से आया है। अरबी से? हाँ, जिसका मतलब होता है बख्शीश के तौर पर दी गई कोई भेंट या चीज। अरे वाह, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मैं तो हमेशा इनाम को एक ठेठ मराठी या हिंदी शब्द समझती थी। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे रोजमर्रा के कई शब्द असल में विदेशी यात्री हैं। बिल्कुल, जो हमारी भाषा में आकर बस गए हैं। कमाल है एकदम। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इनामदार में जो दूसरा हिस्सा है, दार, वो अरबी से नहीं आया है। अच्छा, तो वो कहाँ से आया? दार एक फारसी, मतलब पर्शियन प्रत्यय है, सफिक्स। इसका मतलब होता है वाला या जिसके पास हो या धारण करने वाला। कमाल है। यानी एक अकेले शब्द इनामदार में दो अलग अलग सल्तनतों और संस्कृतियों का संगम है। बिल्कुल। इनाम अरबी दुनिया से और दार फारसी दुनिया से। ये तो किसी शब्द के अंदर छिपा हुआ सिल्क रूट जैसा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही व्युत्पत्ति कोश की ताकत है। वो हमें दिखाता है कि शब्द सिर्फ अक्षर नहीं है, बल्कि व्यापार, युद्ध और संस्कृतियों के मेल का एक जिंदा नक्शा है। इसी तरह जवाबदार शब्द है, जवाब अरबी का है, बिल्कुल, दार फारसी का। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना, प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाने का, ये भाषा की समझ को परखने का एक बेहतरीन तरीका है। इसीलिए अक्सर परीक्षाओं में दार जैसा कोई प्रत्यय देकर नए शब्द बनाने को कहा जाता है, जैसे जमींदार या दुकानदार। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि शब्द पत्थर की लकीर नहीं होते, वो बदलते रहते हैं, अपना रूप, अपना मतलब, सब कुछ। ये बदलाव होता कैसे है? क्या कोई तय नियम है इसके? नियम तो नहीं, लेकिन कुछ पैटर्न जरूर हैं। एक बहुत बड़ा कारण है हमारे बोलने के तरीके में सहूलियत खोजना। इंसान की फितरत है कि वो मुश्किल चीजों को आसान बना लेता है, और ये बात भाषा पर भी लागू होती है। अच्छा। जैसे संस्कृत का शब्द है अग्नि। अग्नि थोड़ा टेक्निकल है। हाँ, अग्नि थोड़ा टेक्निकल है। हाँ। तो प्राकृत भाषा जो संस्कृत के बाद आई, उसमें लोगों ने इसे थोड़ा आसान बनाकर अग्गिन कर दिया। अग्गिन। और फिर मराठी और हिंदी जैसी भाषाओं में आते आते ये और भी सरल होकर सिर्फ आग रह गया। अग्नि, अग्गिन, आग। वाह, ये सफर तो साफ दिख रहा है। जैसे कोई चट्टान नदी में लुढ़कते लुढ़कते चिकनी और गोल हो जाती है, वैसे ही शब्द भी जुबान पर लुढ़कते लुढ़कते आसान हो जाते हैं। बहुत खूबसूरत एनालॉजी है। दूसरा बड़ा कारण है दूसरी भाषाओं से शब्दों को उधार लेना, जिसे हम बोरोइंग कहते हैं।
कोई भी भाषा एक द्वीप की तरह अकेले नहीं रह सकती। जब भी दो संस्कृतियां मिलती हैं तो शब्दों का लेन देन होता ही है। सही। टेक्स्ट में दी गई टेबल इसी लेन देन का सबूत है। संस्कृत का कर्ण मराठी में कान बन गया, कन्नड़ का तूप मराठी में तूप यानी घी बन गया, और अरबी का इत्र मराठी में अत्तर हो गया। ये तो भाषा के लेन देन जैसा है। क्या ये लेन देन हमेशा फायदेमंद होता है? क्या कभी कभी इससे भाषा की अपनी मौलिकता को खतरा नहीं होता? कुछ लोग कहते हैं कि दूसरी भाषाओं के शब्द हमारी भाषा को अशुद्ध कर देते हैं। ये एक बहुत पुरानी बहस है, लेकिन ज्यादातर भाषाविद ये मानते हैं कि ये लेन देन भाषा के जिंदा होने की निशानी है। अच्छा। जो भाषा नए शब्दों को अपनाती है वो समय के साथ और अमीर होती जाती है। जो भाषा अपने दरवाजे बंद कर लेती है वो धीरे धीरे संग्रहालय की चीज बन जाती है। सही बात है। मराठी ने इन शब्दों को सिर्फ अपनाया नहीं, उन्हें अपने हिसाब से ढालकर अपना बना लिया। इत्र अत्तर बनकर ज्यादा अपना सा लगता है। बिल्कुल। तो उच्चारण में आसानी और दूसरी भाषाओं से लेन देन, ये दो मुख्य कारण हो गए। बिल्कुल। और जब अग्नि का आग बन सकता है तो क्या ऐसा भी होता है कि शब्द का रूप तो वही रहे पर उसका मतलब ही पूरी तरह बदल जाए, या एक ही शब्द दो अलग अलग मतलब पकड़ ले? बिल्कुल। और ये भाषा की सबसे दिलचस्प और कभी कभी सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाली बात है। एक क्लासिक केस है मराठी के शब्द पाठ का। हाँ। सोचिए, इसके दो मतलब हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एक मतलब है शरीर का हिस्सा, हमारी पीठ या बैक, और दूसरा मतलब है किताब का पाठ यानी लेसन। हाँ, जैसे माझी पाठ दुखते आहे यानी मेरी पीठ में दर्द है, और मी दूसरा पाठ वाचला यानी मैंने दूसरा लेसन पढ़ा। ये तो कमाल है। शब्द एक ही है लेकिन हमारा दिमाग वाक्य के हिसाब से उसका सही मतलब कैसे चुन लेता है। मतलब कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ है। एग्जैक्टली, कॉन्टेक्स्ट इज किंग। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। मतलब जब एक ही मतलब को बताने के लिए हमारे पास कई अलग अलग शब्द होते हैं, इन्हें हम समानार्थी यानी सिनोनिम्स कहते हैं। अच्छा, सिनोनिम्स। जैसे हवा को ही ले लीजिए। मराठी में इसके लिए कितने सारे शब्द हैं? वात, पवन, मरुत, समीर, अनिल। ये मुझे हमेशा फैसिनेटिंग लगा है। एक ही चीज के लिए इतने सारे शब्दों की क्या जरूरत है? क्या ये रिडंडेंसी नहीं है? ये रिडंडेंसी नहीं, रिचनेस है। ये भाषा को समृद्ध बनाती है। कैसे? हर शब्द अपने साथ एक अलग भाव, एक अलग न्यूआंस लेकर आता है। एक कवि के लिए पवन का एहसास अलग है और वात का अलग। ये विकल्प लेखकों और कवियों को अपनी बात ज्यादा सटीकता और खूबसूरती से कहने की आजादी देते हैं। ये भाषा का खजाना है। ठीक है, तो अगर हम एक जासूस की तरह किसी शब्द, मान लीजिए दिवाली, का पीछा करते हुए व्युत्पत्ति कोश तक पहुंचते हैं तो वहां हमें इसके बारे में क्या क्या सुराग मिलेंगे? ये कोश हमें उस शब्द की पूरी फाइल कैसे दिखाता है? बहुत अच्छा सवाल है, और यह हमें सीधे उस चैप्टर के दिल में ले जाता है। दिवाली का उदाहरण ये समझने के लिए परफेक्ट है कि कोश के 4 मुख्य काम क्या हैं। ये 4 काम किसी भी शब्द की पूरी कहानी बता देते हैं। अगर ये 4 काम समझ लिए तो व्युत्पत्ति कोश का सार समझ में आ गया। ओके, तो क्या है वो 4 काम या 4 सुराग? पहला काम है शब्दाचे मूल रूप दाखवणे, यानी शब्द का मूल रूप या ओरिजिनल फॉर्म दिखाना। कोश हमें बताएगा कि दिवाली शब्द संस्कृत के दीपावली से आया है। ये इसका जन्म स्थान है। दीपावली यानी दीपों की अवली। दीप मतलब दिया और अवली मतलब कतार या लाइन। तो दूसरा काम इसके अर्थ से जुड़ा होगा। बिल्कुल। दूसरा काम है अर्थातिल बदल स्पष्ट करने। मतलब समय के साथ शब्द के अर्थ में अगर कोई बदलाव आया है तो उसे साफ करना। सही। दीपावली का अर्थ है दियों की कतार और दिवाली का अर्थ भी वही है। इस केस में अर्थ बदला नहीं, लेकिन कई शब्दों का अर्थ बदल जाता है। कोश वो बदलाव भी दर्ज करता है। यानी ये बताना कि कोई शब्द जो आज शायद तारीफ लगता है 200 साल पहले एक गाली हुआ करता था, या इसका उल्टा। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है तीसरा काम, उच्चारणातील बदल व फरक दाखवणे। उच्चारण में हुए बदलाव और फर्क को दिखाना। हाँ। संस्कृत का दीपावली प्राकृत में दिवालिया बना और फिर मराठी में दिवाली हो गया। ये उसके सफर का नक्शा है। जैसे कर्ण का कान हो जाना, और चौथा काम जरूर इस बदलाव के कारण से जुड़ा होगा। एकदम सही। चौथा और सबसे जरूरी काम है बदलांचे कारण स्पष्ट करने, यानी ये जो भी बदलाव हुए उनका कारण साफ करना, कि ये बदलाव उच्चारण की वजह से हुआ, किसी दूसरी भाषा के प्रभाव से हुआ, या अर्थ में कोई सामाजिक बदलाव आया। इसके अलावा कोश कुछ अतिरिक्त जानकारी भी देता है, जैसे दिवाली शब्द स्त्रीलिंगी है या हिंदी गुजराती में इसके क्या रूप हैं।
तो ये 4 काम किसी भी भाषा के डिटेक्टिव्स के लिए फंडामेंटल टूल्स हैं। ये हमें दिखाते हैं कि कैसे कोई भी शब्द अपनी जड़ों को पहचानता है, कैसे उसका मतलब समय के साथ विकसित होता है, उसका उच्चारण कैसे बदलता है और इन बदलावों के पीछे की वजह क्या है। ये किसी भी भाषा की आत्मा को समझने का फ्रेमवर्क है। आपने इसे बहुत अच्छे से समराइज किया है। ये 4 काम ही व्युत्पत्ति कोश का सब कुछ है। जो इन्हें समझ गया उसे शब्दों की दुनिया के राज पता चल गए। ये सब जानना फैसिनेटिंग है। ये सोचने पे मजबूर करता है कि आखिर किसने और क्यों इतनी मेहनत की होगी एक एक शब्द की जन्म कुंडली बनाने में। जरूर इसके पीछे कोई बड़ी कहानी होगी। हाँ, एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण कहानी है। बात है साल 1938 की। अच्छा। मुंबई में अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे स्वातंत्रवीर सावरकर। ये वो दौर था जब भारत अपनी पहचान, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को लेकर बहुत सजग हो रहा था। बिल्कुल। दुनिया भर में देश अपनी भाषाई पहचान को मजबूत कर रहे थे और भारत में भी अपनी भाषाओं के इतिहास को सहेजने का एक जुनून था। अच्छा, तो ये सिर्फ एक अकादमिक प्रोजेक्ट नहीं था, इसके पीछे एक राष्ट्रीय भावना भी थी। बिल्कुल। उसी सम्मेलन में एक व्युत्पत्ति कोश बनाने का प्रस्ताव पास किया गया और इस बहुत बड़े और महत्वपूर्ण काम की जिम्मेदारी सौंपी गई श्री कृपा कुलकर्णी जी को। ओहो। उन्होंने सालों की मेहनत के बाद 1946 में, यानी आजादी से 1 साल पहले, इस कोश का पहला खंड प्रकाशित किया। ये मराठी भाषा के लिए एक मील का पत्थर था। तो ये सारा ज्ञान, ये सारी जासूसी सिर्फ जानने के लिए ही दिलचस्प नहीं है, बल्कि इसका कोई प्रैक्टिकल फायदा भी है। चैप्टर के आखिर में टाकाऊ और लागू जैसे शब्दों का जिक्र है। वो क्या समझाना चाहता है? वो यही समझाना चाहता है कि ये ज्ञान हमें भाषा का बेहतर और सटीक इस्तेमाल करना सिखाता है। देखिए, दोनों शब्द टाकाऊ और लागू के अंत में ऊ आता है, तो सुनने में एक जैसे लग सकते हैं। हाँ, टाकाऊ और लागू राइम करते हैं। लेकिन उनकी व्युत्पत्ति, उनकी बनावट बिल्कुल अलग है। टाकाऊ शब्द बना है क्रिया टाकने से, जिसका मतलब होता है फेंकना। फेंकना। तो टाकाऊ का मतलब हुआ फेंकने लायक। ये आमतौर पर चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे टाकाऊ वास्तु यानी फेंकने लायक चीजें या वेस्ट मटेरियल। और लागू? वही लागू शब्द बना है क्रिया लागणे से, जिसका मतलब होता है लागू होना या एप्लीकेबल होना। अच्छा। ये नियम कानून या विचारों के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे हाँ नियम सर्वांना लागू आहे, यानी ये नियम सब पर लागू होता है। अब सोचिए, अगर हम कहें हाँ नियम टाकाऊ आहे, तो उसका मतलब ही बदल जाएगा। वो नियम फेंकने लायक हो जाएगा। सही बात है। शब्दों की जड़ों को समझना हमें ऐसी गलतियों से बचाता है और हमारी बात में वजन लाता है। तो आज की इस चर्चा से कुछ बातें बिल्कुल साफ हो गई हैं। पहला, शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, वो इतिहास की चलती फिरती कहानियां हैं और व्युत्पत्ति कोश इन कहानियों को पढ़ने का एक टूल है। दूसरा, भाषा कोई रुकी हुई चीज नहीं है, ये एक बहती हुई नदी है। इसमें उच्चारण की सहूलियत, दूसरी भाषाओं के मेल और समय के साथ अर्थ में बदलाव की वजह से हमेशा हलचल होती रहती है। सही। और सबसे जरूरी बात, किसी शब्द की कहानी को समझने के 4 फंडामेंटल पिलर्स हैं। उसका मूल रूप, अर्थ में बदलाव, उच्चारण में बदलाव और इन बदलावों का कारण। ये सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि भाषा की आत्मा को समझने के लिए जरूरी है। बिल्कुल। और अंत में सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। आज हम जो भाषा बोल रहे हैं वो एक जिंदा दस्तावेज है। हर शब्द, चाहे वो कान हो, इनाम हो या आग हो, उसकी अपनी एक यात्रा है। बिल्कुल। अगली बार जब कोई आम सा शब्द इस्तेमाल करें तो एक पल के लिए सोचिएगा कि इसका सफर क्या रहा होगा और एक कदम आगे जाके सोचें। आज के शब्द जैसे सेल्फी, गूगल करना या लॉकडाउन, अगर 200 साल बाद किसी व्युत्पत्ति कोश में देखे जाएंगे तो उनकी कहानी क्या लिखी जाएगी, उनका मूल किस भाषा में बताया जाएगा और उनके अर्थ में क्या क्या बदलाव दर्ज किए जाएंगे जो आज हम सोच भी नहीं सकते।